जामनगर गांव में कुमार नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। बचपन से ही कुमार बहुत ही पतला था, इसीलिए गांव के सभी लोग उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कुमार इस कारण बहुत दुखी रहता था। कुमार की चहेती दादी एक दिन उनके यहाँ रहने के लिए आई। बहू, कुमार को कुछ खिलाती पिलाती नहीं क्या तुम? कितना सूख गया है, एक एक हड्डी नजर आ रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नहीं माँ जी, हर 2-2 घंटे बाद उसे खिलाती रहती हूँ। बादाम की खीर, केले, अंडे, रोटी, सब्जी, पनीर, दही और पता नहीं क्या क्या, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ चला जाता है। ये बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। वे भी ऐसे दुबले पतले थे। पूरी उम्र उनके सदे का साइज एक ही था, ना 1 इंच घटा ना 1 इंच बढ़ा। लेकिन दादी, सब मुझे सूखी लकड़ी, सूखा बोम्बिल कह के चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे लोग मूर्ख है, तुम उन पर ध्यान मत दो। अगर भगवान ने तुम्हें पतला बनाया है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती बेटा? तुम दिल छोटा मत करो। एक दिन जब कुमार अपने दोस्त रवि के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, उसी एरिया के 2 हट्टे कट्टे लड़के वहां आते हैं और कुमार को धमकाने लगते हैं। ए सूखी टहनी, चल हट, हमें खेलना है और ये बॉल भी हमारा है। नहीं, ये बॉल मेरा है, कल ही मेरे पिताजी ने मुझे दिलवाया है। ए बम्बू की छड़ी, चल पतली गली से निकल ले, वरना तोड़ मोड़ के चूल्हे में डाल दूंगा। कुमार चलो चलते हैं, वरना ये दोनों हमारी भुर्जी बना देंगे। नहीं, मैं इन्हें मेरा बॉल नहीं दूंगा। कुमार, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो अब हम नई बॉल खरीद लेंगे। कुमार और रवि वहां से निकलते हैं। कुमार बहुत ही दुखी है। बड़े आए हमें सिखाने वाले, सूखे पत्ते। कुमार को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठे थे। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। कुमार, अब घर चलते हैं, अंधेरा हो जाएगा। ऐसे गुमसुम बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। कुमार की बात सुन के रवि निकल पड़ा। कुछ देर बाद उदास होकर बैठने के बाद कुमार भी वहां से घर के लिए निकल पड़ा। जब कुमार जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक अजीब सा केले का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ सोने जैसा चमक रहा था। जब कुमार उस पेड़ के पास गया तो वो पेड़ बोलने लगा। कुमार हक्का बक्का रह गया। कुमार, यहाँ आओ। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हैं? ये पेड़ बोल कैसे सकता है? और ये मेरी क्या मदद करेगा? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? कुमार ने अपने आप को जोर से चींटी काटी। हाँ, मैं सचमुच बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ। पेड़ की बात सुन के कुमार चकरा गया। लेकिन आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरा एक केला तोड़कर खाओ और खुद ही देख लो। कुमार ने एक केला तोड़ा और खाया। केला खाते ही कुमार के आसपास का अंधेरा मिट गया और रोशनी फैल गई। जैसे ही उसने केले का दूसरा निवाला लिया, कुमार के शरीर पर धीरे धीरे मांस आने लगा और वो हट्टा कट्टा गोल मटोल बन गया। ये देख कुमार बहुत खुश हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जबकि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। जी जरूर करूंगा। आप बताइए क्या करना है? तुम्हें मेरे लिए पास के तालाब से पानी लाना है। ओह, बस इतना ही? अभी लाता हूँ। कुमार दौड़ता हुआ पास के तालाब पर गया। एक घड़े में पानी भर के वापस पेड़ के पास आया और पेड़ के तनों को पानी दिया। जैसे ही कुमार ने पानी डाला, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली। तुमने मुझे मुक्ति दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो ज्योति रूपी आत्मा वहां से आकाश में चली गई और वो केले का पेड़ सामान्य पेड़ की तरह दिखने लगा। जब कुमार घर आया, तब दादी और उसकी माँ कुमार को देखती ही रह गई। कुमार ने उन्हें सारी कहानी बताई। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया। दादी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि उस पेड़ की आत्मा कहाँ चली गई। वो पेड़ एक शापित पेड़ था जिसे तुमने मुक्ति दिलाई, समझे? समझ गया। जो भी हो, उस पेड़ ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरी मदद की। अब मुझे कोई धमकाएगा या चिढ़ाएगा नहीं। अगले ही दिन कुमार मैदान में गया। वहां उसके हट्टे कट्टे दोस्त उसी बॉल से खेल रहे थे। कुमार ने अपना बॉल उनसे छीन लिया। दोनों दोस्त बदले हुए कुमार को देखकर चकित हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही दुबला पतला कुमार है। हैं? ये सूखी टहनी मोटी कैसे हो गई, वो भी एक दिन में? वही तो, ये आखिर हो कैसे सकता है? क्यों नहीं, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अब मैं तुम दोनों की चटनी बना देता हूँ। ये कहकर कुमार उन दोनों दोस्तों की ओर भागने लगा। दोनों दोस्त दुम दबा के वहां से भाग निकले। कुमार हंसता रह गया।
तो देखा दोस्तों, एक जादुई केले के पेड़ की वजह से कैसे कुमार की जिंदगी बदल गई। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। स्वर्णनगर नाम के गांव में मीनाक्षी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। मीनाक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी निकालती थी। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए मीनाक्षी को ही बुलाया जाता था। मीनाक्षी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी जैसी हो चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ रमा अपने पति सुरेश से, सुनिए जी, अब रमा की उम्र शादी की हो चुकी है, कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। उमा, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो एक लौती लाडली बेटी है मीनाक्षी। अब सुरेश और उमा अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी सुरेश की बहन सुशीला सुरेश से, भैया मैं चाहती थी कि क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं मीनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुशीला की ये बात सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है, क्योंकि सुशीला का बेटा राघव एक अच्छे से जॉब पर था। तो सुरेश ने बड़े ही धूमधाम से मीनाक्षी और राघव की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है, ये देख सुरेश ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही सुरेश मीनाक्षी को छोड़कर शहर चला जाता है, साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। मीनाक्षी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार लड़की हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम कर ही नहीं सकती। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद राघव कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। वो हमेशा ही मीनाक्षी से गुस्से में बात किया करता था। जब राघव उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए राघव ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि राघव को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, फिर भी आपने हमारी शादी करवाई। क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है। धोखा, बिल्कुल धोखा दिया है। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। सुशीला मीनाक्षी को समझाते हुए, नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब राघव से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी सुशीला की बात सुनकर अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब वो अपने पिताजी से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाती है तो उसकी माँ फोन उठाती है। हेलो हेलो माँ, मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। क्या चल रहा है? पिताजी की तबीयत कैसी है माँ? क्या बताओ बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब मीनाक्षी अपने पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब मीनाक्षी पर उसकी सास और माँ की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले ही उसके ससुर जी गुजर चुके थे, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनाक्षी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा लिया था, जिसे चुकता करने के लिए उन्हें खेती भी बेचनी पड़ी थी। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो सरपंच की बेटी सरपंच जी से, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटे, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ मीनाक्षी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी मीनाक्षी के पास आकर उससे, मीनाक्षी बेटे, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। मीनाक्षी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी, देखो मीनाक्षी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी निकालने के कुछ पैसे भी दूंगा,
ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर मीनाक्षी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन, नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब मैं एक काबिल इंसान बनकर दिखाऊंगी, राघव को दिखा दूंगी कि मैं कोई गवार लड़की नहीं हूँ। मीनाक्षी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी निकालने के बदले में मीनाक्षी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब वो गांव में दुल्हन हो या कोई फंक्शन हो, वो ही मेहंदी निकालने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी निकालने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कोन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी को अच्छा रंग चढ़ता है, ये बात सुनकर आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कोन खरीदने लगे कि आसपास के सारे गांव की औरतें उसी के पास मेहंदी निकालने के लिए आती। साथ ही उसे अलग अलग जगह से मेहंदी निकालने के लिए बुलावा भी आने लगा था। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वो मेहंदी सिखाने के क्लास भी लेने लगी थी। अब उसने क्लास के लिए बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां उससे मेहंदी सीखने के लिए आती थी। एक दिन राघव अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब मीनाक्षी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपने माँ से मिलने के लिए मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। अब वो मीनाक्षी की ये तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही मीनाक्षी के क्लास में पढ़ाने की कला देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी, अपनी सास से वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है। साथ ही मीनाक्षी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिलती ही है।